तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सामान स्प्लिट के पार्ट 4 को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा यहाँ पर जिया की मॉम को, जो कि एक शामन है और वो बड़े गुस्से में होती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन सो रहा होता है। यंगजिन उठने के बाद अपने मोबाइल में टाइम देखने लग जाता है और धीरे से उठ के बाथरूम की तरफ जाने लग जाता है फ्रेश होने के लिए। और जैसे ही वो बस लेते हुए दरवाजा खोलता है बाथरूम का, वहाँ पर जिया होती है जो कि वहाँ पर ब्रश कर रही होती है, जिसको देखने के बाद यंगजिन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। पीछे से एंसेस्टर उसका नाम लेते हुए कहने लग जाता है आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उजाला हो चुका है, और कहने लग जाता है गुड मॉर्निंग यंगजिन। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन रूम को साफ करने के बाद जो कचरा निकला होता है वो एक पॉलिथीन बैग में पैक करने लग जाता है, जिसको ऐसा करता हुआ देखने के बाद जिया पूछने लग जाती है यंगजिन तुम कहाँ जा रहे हो। यंगजिन कहने लग जाता है यहाँ पर रूम में जो फ्रिज है उसको पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई खाना नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। और एल्डर ने भी सीधा सीधा बोल दिया है कि यहाँ पर खाना जो है बहुत सादा है। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसका एंसेस्टर खाना खाने से मना कर रहा होता है, नखरे दिखा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खिला रहे हो, तुम भी तो यहाँ पर एक गेस्ट हो, इसीलिए मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ अच्छा सा। और पीछे से एंसेस्टर लेटे लेटे कहने लग जाता है हमें यहाँ से निकलने से पहले कुछ अच्छा सा खा के निकलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कम से कम 60 डिशेस लाओ, वो भी मीट से भरे हुए। यंगजिन सामने से कहने लग जाता है बड़ी अजीब जबरदस्ती है। पीछे से जिया स्माइल करते हुए कहने लग जाते हैं अगर तुम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। और यंगजिन बिना पीछे मुड़े कहने लग जाता है जो तुम्हें अच्छा लगे करो। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन वो पॉलिथीन बैग कचरे के ढेर में डाल देता है, और पीछे से जिया कहने लग जाता है यंगजिन तुम एक बड़े जिम्मेदार बंदे लगते हो। यंगजिन बिना कुछ रिएक्शन के कह देता है क्या सच में। और चलते चलते साइड आई से जिया को देखने लग जाता है। जिया कह रही होती है आज का वेदर बहुत अच्छा है, और यंगजिन उन सब बातों को याद करने लग जाता है जो कि उसने जिया से बोला था, और अपने ऊपर आने वाले सारे के सारे प्रॉब्लम की जड़ जिया को बताकर उसको डांटा था। और वहाँ पर उसकी गिल्ट और एम्बैरेसिंग मैक्स लेवल तक पहुंच चुकी होती है। और चलते चलते रुक जाता है, जिया को बुलाने लग जाता है। जिया पीछे मुड़ के कहने लग जाते आखिर क्या हुआ यंगजिन। सामने से यंगजिन सर को पकड़ता हुआ बैठ जाता है और साथ में उड़ी की टोपी को भी पहन लेता है। और जिया कहने लग जाता है आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो और किस लिए। यंगजिन जमीन पर बैठे बैठे कहने लग जाता है वो सब बातें जो मैंने तुम्हें नीचा देखने के लिए बोला था, जैसे कि मेरे ऊपर आने वाले सारे मुसीबतों की जड़ तुम्हें बताया था, इसलिए मुझे माफ कर देना हो सके तो। यंगजिन वही बैठकर टोपी को जोर से पकड़ते हुए कहने लग जाता है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तुमने मेरी मदद करी तब भी जब वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं थी। और वो इतना कह ही रहा होता है कि जिया नीचे झुक के उसका चेहरा देख लेती है जो कि शर्म से लाल हो चुका होता है। जिया झुककर उसका चेहरा देखते हुए कहने लग जाते हैं यंगजिन तुम सच में बड़े हो गए हो। जिया को ऐसा करता हुआ देखने के बाद यंगजिन चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। जिया कहने लग जाते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। और प्यारी सी हंसी के साथ कहने लग जाते हैं कोई बात नहीं। यंगजिन जिया के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। जिया फिर से कहने लग जाती है। जिया कहने लग जाते हैं भले ही वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी परेशानी को और बढ़ा दिया था, और तुम भी तो मेरी मदद कर रहे हो जबकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये इनफ नहीं है? इसीलिए दोबारा से मुझसे माफी मत मांगना, ठीक है। यंगजिन दूसरी साइड देखते हुए कहने लग जाता है मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, और साथ में मेरे एंसेस्टर भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया 11 फ्लेवर कैंडीज खरीद रही होती है, जिसको यंगजिन रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यंगजिन कहने लग जाता है क्या तुम ये सब खरीदने वाली हो क्या। जिया कहने लग जाती है ये तुम्हारे लिए है, जब तुम्हारा ब्लड शुगर रेट डाउन हो जाएगा तब खाने के लिए। यंगजिन सामने से कहने लग जाता है मुझे डायबिटीज है। जिया कहने लग जाती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है क्या यहाँ पर कोई वॉर होने वाली है क्या, हमारे पास इतने सामान को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जिया कहने लग जाती है तुम परेशान क्यों होते हो, इस सब का बिल मैं पे करूंगी, इसीलिए तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो खरीद लो। यंगजिन जिया से पूछने लग जाता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिया कहने लग जाते हैं क्योंकि ये स्पिरिट मनी है, जैसे कि कोई सामान जब भूत भागाता है किसी घर में जाकर, जब उस घर वाले पे उसको पैसे देते हैं उसको स्पिरिट मनी कहा जाता है, वैसे ही तुम मेरे घर के भूत को भगाने वाले हो जो कि मेरे मॉम को पॉजेस कर रखा है। उसके बाद को सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वो भूत भाग जाएगी। जिया कहने लग जाते हैं फिर भी एक कंपनसेशन की तरह है, और इस कार्ड में 10 मिलियन वन है इस वक्त। और ये दोनों उस स्टोर से बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। और यंगजिन कहने लग जाता है मैंने ये फर्स्ट टाइम खरीदा है इतना सारा
वो सभी को एक साथ। जिया यंगजिन से कहने लग जाती है, यंगजिन तुम कुकिंग में बहुत अच्छे हो। यंगजिन रिप्लाई करने लग जाता है, क्या सच में? मेरा बनाया खाना इतना टेस्टी भी नहीं होता। जिया कहने लग जाते है, अगर तुम इन इंग्रेडिएंट के साथ भी खाने को खराब बनाओगे तो ये अपने आप में एक अजूबा होगा। ये सुनने के बाद यंगजिन अपना पूरी शक्ल बनाने लग जाता है और सामने देखता है तो उसका चश्मिश दोस्त होता है। उसको देखने के बाद यंगजिन के दिमाग में रेड अलर्ट बजने लग जाते हैं। जैसे वो चश्मिन की तरफ देखता है तो वहाँ पर सिर्फ जिया होती है और वो चश्मिश कहने लग जाता है, तुम तो यंगजिन की गर्लफ्रेंड हो ना। जिया शर्म आते हुए हेलो कहने लग जाती है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है यंगजिन को, जो कि वहाँ से भाग के निकला होता है। वो एक जगह पहुंच के रुका होता है और कहने लग जाता है आखिर वो वहाँ क्यों आया था, और उसको जिया की याद आने लग जाती है वो आखिर पीछे क्यों रह गई, और खुद अकेले चलते हुए कहने लग जाता है वो खुद आ सकती है, मेरे घर का पता उसे पता है। और यंगजिन को एक नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पर उसके दोस्त के ग्रुप पे उस बंदे ने एक मैसेज किया था, है दोस्तों मैंने यंगजिन की गर्लफ्रेंड को मिला आज, और उसी के बारे में बात करते हुए मजाक उड़ा रहे होते हैं। यंगजिन वहाँ से चलते चलते कहने लग जाता है आखिर इन सब गधों की प्रॉब्लम क्या है, और यंगजिन वहाँ से चलने लग जाता है और उसके पीछे से एक बंदे का शैडो दिखाया जाता है जो कि ठीक उसके पीछे आ चुका होता है। और अचानक यंगजिन के सर पर एक बॉल आके लगती है जिस वजह से वो गुस्सा होकर पीछे देखने लग जाता है। वो एक छोटा लड़का होता है, उसके साथ छोटे छोटे 3 बच्चे भी होते हैं और इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड भरा हुआ होता है। यंगजिन पूछने लग जाता है क्या तुमने इस बॉल को मेरे ऊपर थ्रो किया। वो बच्चा खुद ही कहने लग जाता है कि आइंदा से केयरफुल रहना। ये सुनने के बाद यंगजिन का पारा हाई हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है, देख के खेला करो। और उसके नीचे वो 3 बच्चे आ चुके होते हैं और वो कहने लग जाते हैं हमें माफ कर देना। और एक छोटा बच्चा कहने लग जाता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता था। और एक बच्ची कहने लग जाता है आप गुस्सा मत हो। और तीसरी बच्ची कहने लग जाता है हमें आपकी चिंता हो रही थी। ये सब सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है ठीक है, मैं आइंदा से केयरफुल रहूंगा। और वो 3 बच्चे वहाँ से जाते हुए उसको बाय बाय करते जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आइंदा से केयरफुल रहना। और वो बच्चा जिसने उस पर बॉल थ्रो किया था वो तब अभी भी एटीट्यूड में देख रहा होता है यंगजिन को। उसके बाद वो बच्चे जाने लग जाते हैं वहाँ से। यंगजिन पीछे से उन सबको जाता हुआ देख रहा होता है। अब हमें दूसरे सीन में जिया को दिखाया जाता है जो कि चल रहे होती है और कहने लग जाते क्या यंगजिन मुझे छोड़कर अकेले ही चला गया। वो अपने मोबाइल को देखते हुए चल रहे होते हैं और तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। हमें उस बंदे के पैर दिखाए जाते हैं जो कि बिना चप्पल के होते हैं और अगले ही सेकंड में वहाँ पर सिर्फ कैंडीज गिरे हुए होते हैं जो कि जिया ने पहले पकड़े थे। अब हमें यंगजिन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंगजिन का एंसेस्टर लात टपकाते हुए बैठा हुआ होता है और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा होता है। और अचानक उसको आवाज आने लग जाती है दरवाजे खोलने की और वो उठ के देखने लग जाता है। वहाँ पर सिर्फ यंगजिन को देखने के बाद वो जिया के बारे में पूछने लग जाता है आखिर जिया कहाँ गई। यंगजिन फूड को फ्रिज में रखते हुए कहने लग जाता है वो जल्दी वापस आ जाएगी। और हमें 15 मिनट के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर फिर भी जिया नहीं आई होती। कैसे आएगी, वो तो किडनैप हो चुकी है। यंगजिन जिया को कॉल करते हुए कहने लग जाता है आखिर वो कहाँ चली गई, लेकिन जिया का फोन उठ ही नहीं रहा होता है। और यंगजिन जिया को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलते हुए कॉल करते हुए चलने लग जाता है और अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर जिया खड़ी हुई होती है। जिया को ठीक ठाक देखने के बाद यंगजिन भागते हुए जिया के पास चला जाता है और पूछने लग जाता है आखिर तुम इतनी देर से कहाँ थी। और जिया कहने लग जाते है आखिर तुम वहाँ से भागे क्यों थे। यंगजिन रिप्लाई करने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर मेरा एक दोस्त आ गया था इसलिए मैं वहाँ उसको देखने के बाद भाग गया था। अब हमें पता चल जाता है उस चश्मिश बंदे का नाम होता है जोएल। जिया पूछने लग जाता है आखिर वो कौन है। जिया के बात सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है वो मेरा दोस्त है जो कि चश्मे पहनता है। ये सुनने के बाद जिया कहने लग जाते है क्या वो कोई बुरा लड़का है। यंगजिन कहता है वो कोई बुरा लड़का नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे टीज करता रहता है क्लास में। और फिर यंगजिन का नजर जिया की तरफ देखता है। जिया थोड़ी बदली बदली लग रही होती है और उसका नजर जाता है टी शर्ट में लिखे हुए वर्ड्स के ऊपर जो कि उल्टा पुल्टा होता है। और हमें जिया को दिखाया जाता है वो जो कि चमकते हुए आंखों के साथ उसके तरफ बढ़ रही होती है। ये सब देखने के बाद यंगजिन पूछने लग जाता है आखिर तुम कौन हो, जिया कहाँ है। जिया धीरे धीरे उसके तरफ हंसते हुए आगे बढ़ने लग जाती है और उसका चेहरा टूटने लग जाता है। जिया स्माइल करते हुए यंगजिन के पास आने लग जाती है और बदल जाती है एक बूढ़े आदमी में। और वो बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है मेरा नाम है मांगते ग्रैंडपा। और ये नाम जो है कोरिया के पुराने मिथ से लिया गया है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो पॉज करके देख सकते हैं। और वो बंदा इतना कहने के बाद यंगजिन को एक बोरे में बंद कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। पीछे से एंसेस्टर को पता चल जाता है वहाँ पर कोई आया, इसलिए वहाँ से भागते हुए आने लग जाता है। लेकिन वहां पहुंचते वहां से वो बंदा यंगजिन को लेकर गायब हो चुका होता है और उस एंसेस्टर के हाथ में कुछ नहीं लगता। यंगजिन का एंसेस्टर वहां पर भागते हुए आने के बाद कहने लग जाता है डैम इट, मैंने उसको मिस कर दिया। और वहां पर कुछ स्मेल करने लग जाता है और उसके पीछे से आवाज आने लग जाती है ये बॉडी तुम पर सूट कर रही है। आखिर कैसा महसूस होता है कुत्ते की जिंदगी जीना। यंगजिन का एंसेस्टर पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर वही बच्चा होता है जिसने यंगजिन को बॉल से मारा था थोड़ी देर पहले। यंगजिन का एंसेस्टर कहने लग जाता है उस बच्चे को देखने के बाद आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का कहने लग जाता है बड़े लंबे समय बाद मिले हो जिन। उस बच्चे को देखने के बाद यंगजिन का एंसेस्टर कहने लग जाता है तुम
आखिर तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हुआ, इतने छोटे कैसे हो गए। वो लड़का एक इविल सी स्माइल देते हुए कहने लग जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं है इसलिए पूछ रहे हो, या तुम जानबूझ के मुझे मॉक करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद यांग जिन का एंसेस्टर चोमूसा मुंह बना के अपने मुंह को खुजाने लग जाता है और वो लड़का गुस्सा होता है, कहने लग जाता है कि आखिर तुमने उस सील को कैसे तोड़ा। एंसेस्टर रिप्लाई करता है, मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारे किसी बच्चे ने तुम्हारे खिलाफ जाकर उस सील को तोड़ा होगा या फिर हेवनली गॉड खुद ने तोड़ा होगा। सील सुनकर कुछ अजीब गरीब ख्याल मत लाना, ये मैजिकल सील की बात हो रही है। ये सुनने के बाद वो बंदा अपने टोपी से एक पेपर फैन को निकालते हुए एंसेस्टर के ऊपर एक विंड अटैक कर देता है और साथ में उस लड़के के कपड़े भी बदल जाते हैं लाल नीले कलर में, और वो लड़के ने जो अटैक किया था उसके बीच में आइस अटैक भी जाने लग जाता है, जिस अटैक की वजह से यांग जिन के एंसेस्टर के बगल में थोड़ा सा लग जाता है। और वो लड़का सामने से कहने लग जाता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें किसी भी पल पर यहाँ टुकड़े टुकड़े करके सील कर सकता हूँ फिर से दोबारा, स्पेशली अभी। और उसके पीछे से वो 3 बच्चे आने लग जाते हैं। ये वही बच्चे थे जो कि उस रात को वहाँ पर टूटे फूटे चीजों को ठीक कर रहे थे। एंसेस्टर बिना कुछ बोले उनके तरफ देखने लग जाता है और वो बच्चा फिर से कहने लग जाता है, मैं यहाँ पर अकेला ही काफी हूँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए। एंसेस्टर कहने लग जाता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुमने मेरे बॉडी के साथ छेड़छाड़ी की है। ये सुनने के बाद वो लड़का स्माइल करने लग जाता है और अपने फैन को अपने टोपी में रखते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। जाते जाते वो कहने लग जाता है, क्यों ना तुम ये सवाल हेवनली गॉड से जाके पूछो। और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहने लग जाता है, ये सब चीजें मेरे लिए भी नया है। उसके पीछे से एंसेस्टर कहने लग जाते हैं, आखिर तुमने मुझे सील क्यों किया है, क्या तुम मुझसे डर गए हो। ये सुनने के बाद वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है और कहने लग जाता है, क्या तुम गधे हो। ये बोलने के बाद वो लड़का वहाँ से धुआं बन के जाने लग जाता है और पीछे से एंसेस्टर कहने लग जाता है, इसे जो बोलना था वो कह के चलेगा और मुझे एक जेंटलमैन के रूप में ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए। और वहाँ पर फिर से सूंघने लग जाता है जमीन पर, सूंघते सूंघते कहने लग जाता है, उससे फाइट करने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वो बच्चे जो होते हैं वो पप्पी को देखने के बाद उसके पास आ जाते हैं पप्पी पप्पी करते हुए। उन लोगों को इतना पास देखने के बाद एंसेस्टर घबरा जाता है और वो बच्ची कहने लग जाते हैं, क्या आप उस बड़े भाई को ढूंढ रहे हो जिसके बिगड़े बाल और काले कपड़े थे। और वो बच्चियां कहने लग जाते हैं, हम उन्हें ढूंढ सकते हो कहाँ पर हैं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर छत पर बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए होते हैं और कोई वहाँ पर अपने हथियार में धार लगा रहा होता है और वो कह रहा होता है, अच्छे बच्चों को राइस केक देना चाहिए। ये सुनने के बाद यांग जिन उठ जाता है बेहोशी से। ये गाना जो गा रहा था वो वही मांगते ही ग्रैंडपा होता है। यांग जिन उठते हुए कहने लग जाता है, ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। लेकिन ये ग्रैंडपा जो होता है वो अपने धुन में गाना गा रहा होता है, अच्छे बच्चों को राइस केक दे दो, रोने वाले बच्चों को टाइगर उठा के ले जाएगा और नॉटी बच्चों को बोरे में डाल दो। यांग जिन उस ग्रैंडपा के गाने को बड़े ध्यान से डरते हुए सुन रहा होता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके बगल से आवाज आती है यांग जिन। वहाँ पर जिया होती है जो कि रो रही होती है। जिया को वहाँ देखने के बाद यांग जिन कहने लग जाते हैं, मुझे ऐसा मत कहना कि तुम भी यहाँ पर किडनैप हो गई हो। उसके बोरे से नमक गिर जाता है और पीछे से वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है, उनके ऊपर नमक डालो और उन्हें सॉल्टेड फिश बना दो। जिया रोते हुए कहने लग जाती है कि वो हमें अब सॉल्टेड फिश बनाने वाला है, मैंने ऑलरेडी 4 बार उसके इस गाने को सुन लिया है। ये सब सुनने के बाद यांग जिन पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और वो ग्रैंडपा तो अपने ही मजे में होता है, पीछे से हुर्रे करते हुए गाना गा रहा होता है और यांग जिन का ध्यान अपने कपड़ों की तरफ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और चिल्ला के कहने लग जाता है, आखिर मेरे कपड़े कहाँ गए। और वो जिया से पूछने लग जाता है, क्या तुमने मेरे कपड़ों को देखा। जिया कहने लग जाती है, मैंने नहीं देखा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, तुम भी मेरी तरफ मत देखना। उनकी बातों सुनने के बाद वो ग्रैंडपा खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ आने लग जाता है। ये दोनों नाटक कर रहे होते कि ये अभी भी बेहोश है। यांग जिन अपने आंखें धीरे से खोलते कहने लग जाता है, क्या वो यहाँ से चला गया। और वो अपने साइड में देखता है तो उस ग्रैंडपा का सर उसके पास ही होता है। वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है, तुम उठ चुकी हो। और हमें दिखाया जाता है उसका बॉडी, वो बैठा होता है लेकिन उसका सर जो होता है वो इलास्टिक की तरह नीचे झुका हुआ होता है। और वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है, नॉटी किड। उसके इस बात को सुनने के बाद यांग जिन कहने लग जाता है, आखिर तुम नॉटी किड किसको कह रहे हो, मैं कोई नॉटी किड नहीं हूँ, ना ही ये लड़की है। और उसके पीछे से जिया कहने लग जाते है, ये सच है, हम नॉटी किड नहीं है, हम अच्छे बच्चे हैं। आपने अभी अभी कहा कि आप अच्छे बच्चों को राइस केक देते हैं, तो फिर हमें भी राइस केक दीजिए। ये सब वो बहुत चिल्ला के कह रही होती है। उसके बगल में से यांग जिन कहने लग जाता है कि हे, उसको प्रवोक मत करो। वो ग्रैंडपा अपने हाथ में उस हथियार को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि आखिर तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। यांग जिन उस ग्रैंडपा के उस सवाल पर करारा जवाब देते हुए कहने लग जाते हैं, तो फिर आप कैसे प्रूव करोगे कि हम नॉटी बच्चे हैं। ये सुनने के बाद वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है, जो बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करते उन्हें मैं नॉटी बच्चे कहता हूँ। ये सुनने के बाद
यंगजिन कहने लग जाता है तब तो मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरे पास तो पेरेंट ही नहीं है। यंगजिन के इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा कहने लग जाता है तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, अपने पेरेंट होने के बाद भी पेरेंट नहीं है कहने की, अब तो तुम डेफिनेटली सॉल्टेड फिश बना दिए जाओगे। पीछे से जिया कहने लग जाते ये सच कह रहा है, इसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है। ये सुनने के बाद वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है तुम भी अब तो सॉल्टेड फिश बना दिए जाओगे। ये सुनने के बाद इन दोनों का चेहरा लटक जाता है। यंगजिन कहने लग जाता है लगता है सॉल्टेड फिश बनना है एक ही ऑप्शन है। वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है कि अपने पेरेंट्स होते हुए भी उन्हें नहीं है वो कहना, ऐसा है जैसे उन्हें जीते जी मार डालना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये बोलते हुए यंगजिन को चाकू मारने वाला होता है ये, तभी यंगजिन कह देता है कि वो सब मर चुके हैं। ये सुनने के बाद वो ग्रैंडपा वहीं पर रुक जाता है और अपनी उंगली जिया की तरफ करते हुए कहने लग जाता है तुम तो बिल्कुल बदमाश हो। यंगजिन पूछने लग जाता है आखिर अचानक ऐसा क्यों। ग्रैंडपा रिप्लाई करता है क्योंकि तुम्हारी मम रोज मेरे पास आके प्रेयर करती है मेरी नोटी बच्ची को उठा लो, अब तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी क्योंकि तुम एक नोटी किड हो। ये सुनने के बाद जिया कहने लग जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी मॉम, इतने में पीछे से आवाज आने लग जाती है। वो आवाज सुनने के बाद ग्रैंडपा चेक करने जाने लग जाता है, जाते हुए कहता है कि यहाँ से आवाज मत करना। इतना कहने के बाद वो ग्रैंडपा दरवाजा खोल के दूसरे रूम में चला जाता है और उसके जाते ही ये दोनों खड़े हो जाते हैं। जिया कहने लग जाती है कि ये हमारा श्राइन है। यंगजिन भी सुन रहा होता है उसकी बातें। जिया की ये बात सुनने के बाद यंगजिन घबराने लग जाता है। जिया कहने लग जाती है चिंता मत करो, वैसे भी हम यहाँ पर आने ही वाले थे। यंगजिन बुरी शक्ल बनाते हुए जिया को कहने लग जाते हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो। उसकी बात सुनने के बाद जिया कहने लग जाती है तुम अपने स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पर फाइट कर सकते हो। यंगजिन रिप्लाई करता है मैं अपना स्वॉर्ड घर ही भुलाया और एंसेस्टर भी साथ में नहीं है। ये सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। जिया यंगजिन की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं लास्ट टाइम की तरह अपने स्वॉर्ड को तुम समन क्यों नहीं कर लेते। यंगजिन रिप्लाई करता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें लगता है यह कोई कॉमिक बुक है जो कि हाथ हिलाओ और हाथ में स्वॉर्ड आ जाएगा। जिया माफी मांगने लग जाती है। यंगजिन कहता है कोई बात नहीं, पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। यंगजिन एक दरवाजे की तरफ इशारा करते कहने लग जाता है अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम जरूर उस दादाजी से टकरा जाएंगे। पीछे से जिया यंगजिन को बुलाने लग जाती है और एक दरवाजा खोलती है। ये दोनों उस दरवाजे से निकल जाते हैं और हॉलवे में आ जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े स्टैचू और दीवार में पोस्टर लगे होते हैं बुद्धा के। यंगजिन ये सब देखने के बाद हैरान हो रहा होता है और वो कहने लग जाता है आखिर ये सब है क्या। पीछे से जिया यंगजिन को बुलाते हुए वहाँ पर कपड़े दिखा रही होती है। जिया कहने लग जाती है क्या तुम ये कपड़े पहनोगे, अगर हम ऐसे बोरी में यहाँ पर चलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा और भागने में भी बड़ी मुश्किल होगी। और ये दोनों कोने में आकर कपड़े पहनते हुए कहने लग जाते हैं बिल्कुल भी इधर मत देखना और तुम भी। यंगजिन अपने कपड़ों के बारे में पूछते हुए कहने लग जाते हैं अगर मैं ऐसा पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जिया कहने लग जाते चिंता मत करो, हम टैक्सी से भी जा सकते हैं, मैं पे करूंगी। यंगजिन कहता है नहीं। जिया एक तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाते अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम यार्ड पर पहुंच जाएंगे। यंगजिन जिया को बुलाकर कहने लग जाता है जिया। वो सुनने के बाद जिया कहने लग जाती है क्या उस दरवाजे के पीछे कोई है, और हमें उस दरवाजे के उस साइड से एक बंदे की परछाई दिख रही होती है। वो जिया की मॉम होती है, वो यहाँ पर आ रही होती है और ये दोनों घबरा कर छोटे से अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। और यंगजिन कहने लग जाता है सब कुछ शांत हो गया, आवाज नहीं आ रही, लगता है वो चली गई, और दरवाजा खोलने लग जाता है। जैसे ही यंगजिन वो दरवाजा खोलता है उसके सामने जिया की मॉम होती है जो की उसको घूर रही होती है। ये देखने के बाद यंगजिन तुरंत दरवाजा लगा लेता है और पीछे मुड़ के जिया से कहने लग जाता है जिया लगता है हम पकड़े गए। और जिया की मॉम फोर्सफुली दरवाजा खोल लेती है और उसके सामने मॉम खड़ी होती है जिया की, और उसकी मॉम जिया को सीधा बालों से पकड़ के वहाँ से खींच के बाहर निकालते है। और जिया की मॉम कहने लग जाते है अगर तुम आ चुकी थी तो तुमने बताया क्यों नहीं। और उसकी मॉम बड़े गुस्से अंदाज में कहने लग जाते है जिया मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रही थी। जिया की मॉम अब यंगजिन की तरफ देखने लग जाती है और पूछने लग जाते है आखिर तुम कौन हो, क्या तुमने सब कुछ देख लिया, लगता है तुम जिया के फ्रेंड हो। यंगजिन उस अलमारी से निकलते हुए कहने लग जाता है मेरे पास एक अर्जेंट मैटर है, मुझे घर जाना चाहिए। और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है मैं दूसरी बार भी यहाँ पर विजिट करना पसंद करूंगा। और जिया को बुलाते हुए कहने लग जाते हैं जिया क्या तुम रास्ता दिखाओगी, मुझे पता नहीं है यहाँ का रास्ता। और ये दोनों जल्दबाजी में वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। उसके पीछे से जिया की मॉम कहने लग जाती है जब तुम अपने दोस्त के पेरेंट्स से मिलते हो तो उन्हें झुक के ग्रीट किया जाता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है। और उसके इतना कहते ही बहुत सारे घोस्ट पे भी यंगजिन के पैर पकड़ने लग जाते हैं और वो सामने से कहने लग जाते कैसे रूड बच्चे हैं, क्या तुम्हें किसी ने कोई मैनर नहीं सिखाया जो कि अपने से बड़ों से मिलते वक्त क्या से ग्रीट करते हैं। इतना बोलकर वो डिमोनिक ऑरा रिलीज करने लग जाती है और इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोबारा मिलेंगे सेम चैनल पे दूसरे वीडियो में। गुड बाय, सायोनारा।